नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है, जहां डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे सीएम त्रिवेंद्र रावत। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी समारोह में शामिल हुए। सीएम ने 4 शिक्षकों को सम्मानित किया। भक्त दर्शन पुरस्कार से सीएम ने किया सम्मानित। सीएम ने सभी शिक्षकों को इस सम्मान के लिए बधाई दी। ऐसा सम्मान शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा देता है, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा। ये भगत दर्शन सिंह जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद, कुशल राजनीतिज्ञ, और उनका जो चरित्र था वो बहुत ऊंचा था। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी एक महान हस्ती एक कहना चाहिए जिनको भुला दिया गया था या जिनका विस्मरण कर दिया गया था। उनके नाम से ये उच्च शिक्षा में ये योजना शुरू की गई है और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय भगत दर्शन सिंह जी एक आदर्श थे और उनका आदर्श राजनीतिक लोगों को भी और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री जी को और भक्त दर्शन अवार्ड के जो 4 लोगों को जिनको अवार्ड मिले हैं, उन सबको अपने विभाग की ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं कि बहुत अच्छा काम वो उस क्षेत्र में कर रहे हैं। और अब ये हर साल 12 तारीख को दिया जाएगा, फरवरी में, जिस दिन उनका जन्मदिन है। दूसरा, आज हमने एक बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि जो हमारे डॉक्टर DS रावत जी, जो दलवीर सिंह रावत जी जो वाइस चांसलर थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वो एक बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे और सत्र को नियमित करने में उनका बहुत। चार शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे। 4 शिक्षकों को इस दौरान में सम्मानित किया गया और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि बाकी के और जो शिक्षक हैं उनके लिए यह सम्मान प्रेरणादायी होगा। ऐसे सम्मान से शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर भगत दर्शन उच्च शिक्षक गौरव पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन, इसमें मुख्य अतिथि सीएम त्रिवेंद्र रावत रहे। इस दौरान में कई शिक्षकों को 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में सरकार 10वीं 12वीं के स्कूल खोलने की तैयारी में है और कल कोरोना काल के बाद पहली बार विद्यार्थी स्कूल जाएंगे। ऐसे में गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह ने सभी शिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एडी माध्यमिक महावीर शिक्षा ने किसी भी स्कूलों में प्रार्थना न करवाने, बच्चों को स्पोर्ट्स गेम से दूर रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बच्चों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश है। जबकि स्कूल खुलने से पहले आज सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। साफ सफाई के इंतजामों के साथ ही कल से स्कूल खोलने की अब तैयारी है। अपने विद्यालय को साफ सुथरा कर दें, पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर लें और ये व्यवस्था देख लें कि 10th और 12th के बच्चे बुलाए जाने हैं तो उन बच्चों को भी 6 फीट की दूरी उन 2 बच्चों के बीच, तो कितने कक्ष लगेंगे और कितने बच्चे होंगे 10th के और 12th के, उसी तरह से वो अपना समय सारणी भी तैयार करेंगे और उसी प्रकार से पठन पाठन की व्यवस्था करेंगे। जितने भी शौचालय हैं वो सब सैनिटाइज, जितने कक्षाएं सब सैनिटाइज करवा दी जाएंगे। इसके लिए बजट की व्यवस्था भी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा चुकी है। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन पर भी उनको याद किया और साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि श्रीमती गांधी को उनकी विदेश नीति उनको नेहरू से भी बड़ा राजनेता साबित करती है। भारतीय राजनीति का हर पक्ष आज भी इंदिरा जी से सराबोर है। उन्होंने देश की बागडोर ऐसे वक्त ली जब देश संकट के दौर से गुजर रहा था।
आतंकवाद के खिलाफ और किसान के हिफाजत को देखते हुए किसान विरोधी जो निर्णय लिया गया है उसके विरोध में आज देहरादून में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, गांधी पार्क में बैठा जा रहा है। और वही हम लोग भी यहाँ पर अपना ये संकल्प लेते हैं कि इंदिरा जी जो इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, जिनको आयरन लेडी ऑफ वर्ल्ड कहा गया पॉलिटिक्स के अंदर, तो ऐसी लेडी को हम नमन करते हैं, कोटि कोटि हमारा नमन है। और उनके जो सिद्धांत थे, महिलाओं के उत्थान की बात करती थी, वो देश के नौजवान के उत्थान की बात करती, वो देश नौजवान और महिलाओं के हाथ को रोज़गार देने की बात करती थी। उन्होंने इतने बड़े काम इस देश के अंदर किए हैं जिनको ये लगने लगा। उस समय एक समय एक ऐसा आया था जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है युद्ध की बात हुई तो एक बांग्लादेश अवसर पर प्रदेशवासियों को देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि हम महापुरुषों की भगवान की जयंती मनाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हमने उनकी वास्तविक जयंती मनाते हमें कोई ना कोई संकल्प बांध लेना होगा। कल हमने एक देहरादून में नशे के खिलाफ एक रैली निकाली थी। आज हम संकल्प लें कि जो नशा है उसका सेवन न करें, नशे को त्यागें, शराब को त्यागें। यही आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों। हरिद्वार के लक्सर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी को लेकर राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज इसे लेकर अभी से अपनी जान पूरी झोंक रहे हैं के लिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जन दिव्यांग सहायता ट्रस्ट के नेतृत्व में आयोजित एक दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर जुबानी हमला भी किया और कहा कि राज्य की सरकार खुद ही अपनी तारीफों का पुल बांधकर डबल इंजन की सरकार होने का ढोल पीटती है, लेकिन काम के नाम पर सब जीरो है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बहन अनुपमा रावत जी। हम भी देखना चाह रहे हैं, हमें तो कहीं से कहीं तक उपलब्धि नहीं दिख रही, इनकी कोई काम नहीं हो रखे। जनता त्रस्त है, कहीं भी पर जा रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि क्या सोचकर इनको वोट दिया था भाजपा को और ये क्या कर रहे हैं आज। तो पूरी तरीके से नाकामयाब है सरकार राज्य में और कहीं से कहीं तक जनता के लिए, लोगों के भलाई के लिए कोई ना इनके पास एजेंडा है। कोटद्वार में कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा का मकसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शौर्य और क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाना था। 24 अक्टूबर से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में गढ़वाल के सभी जनपदों में तिरंगा यात्रा ने भ्रमण किया। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस सेवा दल ने इंदिरा गांधी के शौर्य क्रियाकलापों को प्रदेश की आम जनता तक पहुंचाया। किसान, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ जनता को जागरूक किया। महिला पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि के सप्ताह में कांग्रेस सेवा दल द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो एक सप्ताह तक चली। देहरादून से प्रारंभ होकर कोटद्वार में समाप्त हुई। समापन कैप्टन मुरली सिंह रावत जी, जो कि आजाद हिंद फौज के आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे, और बड़ा सौभाग्य की बात है कि उनके आवास पर इस तिरंगा यात्रा का समापन किया गया, जिसका उद्देश्य देश की आन बान शान तिरंगा की रक्षा के साथ साथ देश को उन लोगों से बचाना है। उत्तराखंड में कल से खुलेंगे स्कूल। कल से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। सभी शिक्षकों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। छात्रों को स्पोर्ट से दूर रखने के निर्देश, यानी स्पोर्ट से वो दूर रहेंगे। छात्रों में 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। 10वीं 12वीं के स्कूल दरअसल खुल रहे हैं सोमवार से, और स्कूल खुलने के साथ ही
कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को स्पोर्ट्स से दूर रखने के निर्देश हैं। उत्तराखंड में कल से खुलेंगे स्कूल। फहीम 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खुल रहे हैं और तैयारियां जोरों पर है। 6 फीट की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजेशन भी बेहद जरूरी। बिल्कुल, देखिए ये सावधानी के जो मेजर्स हैं ये तो अपनाने होंगे, ये पहली शर्त है स्कूल खुलने को लेकर के। लेकिन ये कितना इस पर अमल हो पाएगा ये एक बड़ा सवाल है, और कितना बच्चे भी अभी पहुंच पाएंगे स्कूल में ये भी देखने वाली बात होगी। कल से स्कूल खुल रहे हैं, उसकी तैयारी है। शिक्षा विभाग ने सारी गाइडलाइन जारी कर दी है। तकरीबन हफ्ते भी पहले गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और स्कूलों ने उनको अपनाने के लिए अपने यहाँ भी तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन ये कल किस रूप में सामने आएगा ये थोड़ा देखना होगा, क्योंकि इसमें एक आशंका भी व्यक्त की जा रही है पूजा, वो ये है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अभी सब लोग राजी नहीं हैं इस बात को लेकर के कि स्कूलों में भेजा जाए। लेकिन चूंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें एक मैंडेटरी होता है वहाँ उनकी हाजिरी को लेकर के, लेकिन ये शुरुआत के दिनों में इसमें थोड़ी सी लिनेंसी रहेगी। तो लेकिन ये देखना होगा कि क्या वो मेजर सारे अपनाए जा रहे हैं। और एक और जो बात जोड़ी गई थी कि जो स्कूल में नहीं जाना चाहते उनके लिए ऑनलाइन जारी रखी जाएगी। तो इसको लेकर के स्कूल प्रबंधन ने बात कही थी कि हाई स्कूल का मान लीजिए टीचर एक वो जो क्लास में भी पढ़ाएंगे, फिर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनकी भी तैयारी कैसे होगी। तो साइमल्टेनियसली एक ही टीचर से एक क्लास टीचर अलग अलग तैयारी दिन भर में नहीं कर सकता है। तो ये एक व्यवहारिक दिक्कत को लेकर के जरूर प्रबंधन ने थोड़ी आपत्ति जताई थी। तो लिहाजा ये कहा गया था कि स्कूल में ही छात्र जाएंगे और स्कूल खुलेंगे। तो अभी देखना होगा कि कल कैसे होगा, लेकिन स्कूल प्रबंधनों की सभी की तैयारी है कल स्कूल खोलने की। और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी वो बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि उसका पालन तो हर हाल में होना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की। और इसीलिए कहा गया था कि एक कमरे में 50% ही छात्र बैठेंगे। और अगर स्कूल में छात्रों की संख्या अधिक आती है तो फिर 2 पालियों में किया जाएगा, यानी हाई स्कूल के बच्चे सुबह होंगे और शाम की दोपहर बाद की पाली में इंटर के बच्चे बुलाए जाएंगे, ताकि वो एक कक्षा में मैक्सिमम 50% बच्चे बैठ पाए सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार के लक्सर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह ने लक्सर में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण की दीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ किया। उन्होंने संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि संगठन तमाम राज्य में समस्त 252 मंडलों की नव कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसके नए पदाधिकारियों को संगठन की रीति नीति और आदर्शों की जानकारी प्रदान करने के लिए 28 अक्टूबर को आरंभ कर आगामी 11 नवंबर तक सभी जगहों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनता पार्टी में जब भी नई इकाइयाँ बनती हैं तो उनको प्रशिक्षित करने की परंपरा है। अब से पहले भी 2015 में जब हमारी मंडलों की टीम बनी थी तो उसके बाद प्रशिक्षण हर मंडल के अंदर पूरे देश के अंदर हुआ है। और उसी क्रम में इस बार भी जैसे ही हमारी मंडलों की नई टीमें बनी हैं तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हर मंडल स्तर पर हमने की है। उत्तराखंड के अंदर कुल मिलाकर के 252 मंडल है और 28 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक इन 252 के 52 मंडलों में प्रत्येक मंडल पर लगभग 50 से 60 कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिए हुए हैं और जिसको हम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। जनता पार्टी में जब भी नई इकाइयाँ बनती हैं। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के हमले से कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। वहीं किसानों की फसल भी भारी मात्रा में इन जंगली हाथियों ने बर्बाद की है। किसानों में इसको लेकर काफी नाराजगी है वन विभाग के खिलाफ में। वन जो प्रभाग है, लेकिन उनके दावे एकदम हवाई है। किसानों का कहना है कि जंगली हाथी लगातार रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं और उनकी फसलों को बर्बाद करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है लगातार। हरिद्वार वन प्रभाग के डीएफओ नीरज कुमार का कहना है कि हाथियों के रिहायशी इलाकों में आने की लगातार समस्या बनी रहती है। हम लगातार स्थानीय ग्रामीणों के संपर्क में हैं और हमारी टीम रात और दिन गश्त भी कर रही है। ये नुकसान हुआ है काफ़ी और ये वन विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कर पाते और इससे लगातार
हाथियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये यहाँ की एक नियमित समस्या है। अब चूँकि जाड़े के महीने हैं और जिसमें कि गन्ने की फसल जो है पक के तैयार होती है, और इसमें हाथी बहुत ही लंबे समय से गंगा जी पार करके इन क्षेत्रों में आके ये गन्ने के खेतों में आके नुकसान किया करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है पूरी, जिसमें कि सबसे पहले तो कुछ क्षेत्रों में हमने एक रिपेलर्स होते हैं जो कि विभिन्न तरह की ध्वनि निकालते हैं और विभिन्न तरह की जो है उसमें से प्रकाश निकलता है। तो वो कुछ क्षेत्रों में हाथियों द्वारा करीब करीब 200 बीघे से अधिक फसल बर्बाद करी गन्ने की, और मुंजी को भी काफ़ी नुकसान हुआ धान की फसल को, जिसमें वन विभाग की टीम आती है और ऐसे रात में आए, गश्त लगा, चले गई। उसके बाद बाकी कुछ नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। बाकी विश्व धरोहर फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद कर दी गई। इस बार वन विभाग को आपदा वर्ष 2013-14 के बाद सबसे कम राजस्व की प्राप्ति हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी 1 अगस्त को खोली थी। 2 महीनों में 911 सैलानियों ने फूलों की घाटी के दीदार किए, उसमें 11 विदेशी भी शामिल हैं। पार्क प्रशासन को 1,42,900 से ज्यादा की आय हुई। फूलों की घाटी समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैली है। 2004 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया था। की बात करें तो आज 31 अक्टूबर को जो है जो वैली ऑफ फ्लावर है पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है, या शीतकाल में बंद रहेगी और अगले साल पुनः खोली जाएगी। अगर इनकम की बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय वन प्रभाग से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत लगभग 1,40,000 रुपये की आय इस वर्ष हुई है, और लगभग इस वर्ष 950 पर्यटकों ने वैली के दीदार किए हैं। चमोली में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए। बाजपुर के पास ट्रक और नैनो कार की आपस में टक्कर हो गई। कार सवार तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ तीनों ही लोग जा रहे थे। और वहीं उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में हरिद्वार में लोगों को पार्टी में शामिल कर मजबूत बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। हरिद्वार के सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों युवकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी में वो शामिल हुए। युवा लोहिया वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और जिला अध्यक्ष साजिद अंसारी ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। क्षेत्र से और हमारे हरिद्वार ग्रामीण से, कलियर शरीफ से, हमारे समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी, हमारे सैकड़ों दर्जनों साथियों ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। हम समाजवादी पार्टी में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जो पार्टी की नीतियाँ हैं सबको साथ लेकर चलने का, संपन्नता और सामाजिक एकता को बढ़ाने का जो समाजवादी पार्टी का हमेशा अक्सर रही है। जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए हैं, पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल समाजवादी पार्टी ने। जिला हरिद्वार के अंदर अभी जिला पंचायत के जो चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, इसमें तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और बसपा तीनों पार्टी जब से उत्तराखंड बना है जनता देखती आ रही है। लेकिन आज अखिलेश यादव जी ने जो 2012 से 17 की सरकार में विकास किया है, उससे प्रभावित होकर लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी में आस्था रख रहे हैं। और इस जिला पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत होकर उभरेगी और जनता। उत्तराखंड के डोईवाला में एयरपोर्ट विस्तारीकरण में काटे जाने वाले 10,000 पेड़ों के मामले में केंद्रीय वन मंत्रालय ने पेड़ न काटकर अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा। तो वहीं पर्यावरण प्रेमी आज भी पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आ रहे लगभग 10,000 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ जहां कई सामाजिक और पर्यावरण प्रेमी आंदोलन कर चुके हैं, वहीं आज भी आंदोलन जारी है। अच्छा लगा है कि गवर्नमेंट ने हमारी किसी इस मुहिम को नोटिस किया है कि हम जो कोई चीज़ कर रहे हैं, इतने सारे लोग मिलके कोई सेंसिटिवली कोई हम चीज़ कर रहे हैं, कोई जिसका कोई मुद्दा है, जो एक्चुअलिटी है, उस चीज़ पे हम ये कर रहे हैं। तो आज हमें एक अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने आज एक नोटिस भिजवाया है, जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं जोशी जी, उन्होंने भिजवाया है कि भाई आप कोई दूसरी जगह देखिए इसके अलावा, या फिर क्या कर सकते हैं दूसरी जगह देखिए जिससे जो इस इको सेंसिटिव जोन को कोई नुकसान ना हो, और ये जो यहाँ की सौंदर्यता है और वन्य जीवों का वो है, वो ऐसे ही भरपूर।
भले ही सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नारा लगाती हो, वहीं उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का शोषण का जो मामला है वो सामने आया है। उत्तराखंड के रुड़की की मैंगलोर नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों पर नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा शोषण किए जाने का आरोप लगा है। पिछले 2 महीने में सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने से वो नाराज हैं और अपने परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं। अनेकों समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। अपने हकों के लिए अब वो प्रदर्शन करें, लेकिन इसके बावजूद 2 महीने का वेतन उनको मिल नहीं रहा। सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक वेतन दिए जाने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं, जिससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने 2 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है, उसके रिगार्डिंग हमने जो इनका जो ठेकेदार था उसके अगेंस्ट हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है, तो इनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है उसको हम पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी उसने इलीगल तरीके से इनके पैसे ले रखे हैं वो कोशिश करेंगे। ऋषिकेश में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित डंपर डिवाइडर से जा टकराया। कार को बचाने को लेकर यह हादसा हुआ। चंबा से ऋषिकेश की ओर जा रहा था डंपर, सड़क और पुश्ते के बीच लटका हुआ है यह डंपर। अब के लोगों की बात बता रहे हैं तो हमारे इंस्पेक्टर नवीन जोराल जी नए अधिकारी थे, उनको भेजा गया था। तो ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया कि मैं ऊपर चंबा की ओर से आ रहा था, सामने से कोई गाड़ी आई तो उसको देखकर मैंने काटा तो रोड की साइड में वो चला गया। फिलहाल ड्राइवर की कोई चोट वोट नहीं थी, कुछ नहीं, बिल्कुल सब कुशल था, तो फिर लोग ठीक है। 11 बजे के लोगों की बात बता रहे हैं तो हमारे इंस्पेक्टर नवीन जोराल जी नए अधिकारी